और वो होमवर्क था रिलेटेड टू these tables। इस टेबल में कुछ खासियत है, उन खासियतों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। सबसे पहले आप साइन की वैल्यूज को देखें तो ये 0 से 90 तक बढ़ती हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। याद करना बड़ा आसान सा काम है, तरीका वही है जो आप लोग पढ़ के आए हैं, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबको इसको रूट कर लिया। Are you ready? लेकिन अब इतना टाइम नहीं मिलता हम लोगों को कि हम ये काम बार बार करें, इसलिए बेहतर क्या है, बेहतर ये है कि हम लोग इनको अब याद कर लें। Are you ready? इसके बाद कॉस की बात करें तो कॉस बिल्कुल साइन का उल्टा है। पहले मैं 90 तक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। कॉस बिल्कुल इसका उल्टा है, ये 1 से लेकर के 0 तक डिक्रीज होती है। सब लोग जानते भी हैं इस बात को और ध्यान भी रखना है। चूंकि साइन और कॉस की वैल्यूज 1 और 0 के बीच में होती हैं, एक डेफिनेट लिमिट्स के अंदर होती हैं, इसलिए हम इनको हार्मोनिक फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं। हार्मोनिक्स, हार्मोनिक का मतलब, अगर थोड़ा बहुत म्यूजिक के बारे में आप लोगों ने कभी डिस्कशन लिया हो तो वहां हार्मोनिक्स होते हैं। हार्मोनिक्स का मतलब क्या होता है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद चीजें रिपीट होती हैं, हार्मोनिक्स। और डेफिनेट इंटरवल के बाद में क्या होता है, रिपीट होती हैं, साथ साथ वैल्यूज डेफिनेट लिमिट्स के अंदर होती हैं। 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 से कम नहीं होगी साइन की वैल्यूज। ठीक है, हम लोग बात करें यहां पे, सॉरी, +1 से ज्यादा नहीं होगी, -1 से कम नहीं होगी। कॉस की बात करें, कॉस में भी यही है, -1 और +1 के बीच में सारी वैल्यूज होंगी, डेफिनेट लिमिट्स के अंदर होंगी, इसलिए कॉस फंक्शंस भी हार्मोनिक फंक्शंस कहलाते हैं। आर यू गेटिंग नॉट? जस्ट अ मिनट। स्कूटर मोटरसाइकिल्स आप लोगों में से किस किसके हैं? एक छोटी सी प्रिकॉशन हमने रखनी थी कि बीच में से एक कार निकल जाए, शायद आप लोगों ने उसको ध्यान नहीं किया, तो अभी थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे, अच्छा होगा, वरना कोई फिर हॉर्न बजाएगा तो हमारी क्लास डिस्टर्ब होगी। अभी करके आएंगे, जिसका अंदर की साइड में वो बैठा है कोई दिक्कत नहीं है, जिसका बाहर की साइड में वो थोड़ा शिफ्ट करके आ जाए, आपने घर के सामने लगा दिया यहाँ पे। बस ये ध्यान रखना है कि एक कार आसानी से निकल जाए। हाँ भाई, तो साइन और कॉस फंक्शंस जो है वो हार्मोनिक फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज जो है +1 और -1 के बीच में होती है। बाकी tan, cot, cosec, sec ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि इनका यूज कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। दूसरी बात यह है कि अगर यूज होता भी है तो साइन और कॉस की वैल्यूज के बेसिस पर हम लोग इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन और कॉस की वैल्यूज 0 से 90 के बीच में डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने दिया। 90 के बाद आप देखें वैल्यूज रिपीट होना शुरू हो गई। 60 का 120 √3/2, 45 का 135, यानी 90 प्लस कर रहे हैं हम सीधे से एक तरीके से बात। बड़ा बड़ा ये आपका अपना तरीका हो सकता है किस तरह से याद करते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को 180 तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। किस किस की? साइन की और कॉस की। इनमें क्या रिलेशनशिप है ये हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली कि साइन की वैल्यूज 0 से 1 तक बढ़ेंगी, फिर 1 के बाद डिक्रीज होना शुरू होंगी और 270 पे जाकर के -1 हो जाएगी। बट इट इसके बाद टेबल के बाद हम लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात यहाँ करना चाहेंगे जो अभी बताया था। वैल्यूज ऑफ साइन और कॉस लाइज बिटवीन -1 एंड +1, however tan and cot can have any real value. Value of sec and cosec cannot be numerically less than 1. एक दो बातें आप लोगों को पहले से पता थी, एक बात नहीं पता लग गई, क्या sec और cosec की वैल्यू जो है वो 1 से कभी भी कम नहीं होगी। Got it? Then after conversion,
कन्वर्जन के लिए क्वाड्रेंट की बात हम लोग करेंगे, तो क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक बार बना भी देता हूँ, आगे फिर हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप ये कोई एक क्वाड्रेंट सिस्टम ले रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ले रहे हैं, तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड बोलते हैं, फोर्थ बोलते हैं, सब लोग जानते हैं ना। फर्स्ट में अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट होता है तो 90 तक होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 तक होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेकर के 270 तक होगा। अब कोई ये कह सकता है कि 180 किस में आएगा, सेकंड में आएगा या थर्ड में आएगा? एग्जैक्टली 180 इज द सेपरेशन लाइन, वो ना थर्ड में है ना सेकंड में। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये हमारा 270 से 360 के बीच या 0 के बीच है। जनरली आप लोगों को अगर कहा जाता है माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का कॉन्सिक्वेंस ऑलवेज हम लोगों को फोर्थ क्वाड्रेंट में लेना है। आर यू गेटिंग? ये कॉन्सेप्ट था हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम का। अब इस क्वाड्रेंट सिस्टम में हम लोग देखें तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हो इसमें, साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कोसेक हो, छह तो हैं, सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सारा प्योर मैथमेटिक्स है, लेकिन अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है फिजिक्स में, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कोसेक, साइन एज वेल इसका रेसिप्रोकल, कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, वो हमारे पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज बाकी सारे नेगेटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। बोलिए सर, आपने एक पॉइंट दिया है जिसमें वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड सेक थीटा कैन नॉट बी न्यूमेरिकली लेस देन 1, बट अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो फिर वो नेगेटिव में नहीं आएगी। अभी बात करते हैं, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, टेन एंड कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव rather than all of are in। ये बात समझ आ गई? इस चीज को हम लोग ऑल सुगर टू कॉफी इस तरीके से याद कर सकते हैं। ऑल पॉजिटिव, सुगर का पहला लिया क्या हो गया? साइन, इसका रेसिप्रोकल लिया कोसेक, टी का पहला वर्ड लिया, लेटर लिया हमने टेन, और टेन का उल्टा कॉट। इसी तरह से कॉफी, कॉस लिया और कॉस का उल्टा। ये बात तो सबको पता होगी, ये सारे स्मॉल लेटर होते हैं, कैप्स में कभी नहीं लिखना होता। अगर कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है या व्हाटएवर सो किसी ने लिखा है तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। ये बात हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। आगे 90 माइनस थीटा विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 90 से छोटी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी किस में होंगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगी। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब 90 प्लस थीटा कहां तक? 180 से पहले पहले, वरना तो अगर आप 90 प्लस 100 डिग्री कहते हैं तो ऑब्वियसली वो कहीं दूसरी जगह पहुंच जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू हमारी विद इन 90 यहां कंसीडरेशन में रखनी है हमें, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्दर हम लोग बात करें 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कितना? अगेन लेस देन 90, वरना अगर आपने 180 माइनस 100 किया तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। थीटा की वैल्यू हमारी 0 से 90 के बीच में ही लाई कर रही है। गॉट इट? 180 प्लस थीटा, अगेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है। तो कहां तक होगा? 270 तक होगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की बात होगी। देन आफ्टर 270 प्लस थीटा, अगेन थीटा इज 0 to 90, किसमें होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। लास्ट में 0 माइनस थीटा यानी कि माइनस थीटा, अगेन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, 90 से ऊपर नहीं, तो कहां होगा वो? माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात सब लोगों को क्लियर है? तो यार एक छोटी सी बात हमें समझनी थी कि जब भी हम 90 माइनस या 180 माइनस या 180 प्लस के जो कॉन्सिक्वेंसेस लेते हैं उसमें थीटा की वैल्यू हमारी 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेंट सिस्टम हमें क्लियर हो गया? अब जरा हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस जो है उनमें कुछ तो हमारे सिंपल से रेसिप्रोकल से कॉन्सेप्ट हैं,
तो रेसिप्रोकल से कॉन्सेप्ट सब लोगों को आते ही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देन आफ्टर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये हम लोगों ने प्रूव भी किया था, याद भी है, यूज भी बहुत किया। बिल्कुल इसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेम आइडेंटिटीज हैं, आपने यूज किया, बहुत अच्छी बात है, वरना तो अब आप जरूरत पड़ने पे इनको यूज कर सकते हैं। वैसे ये मैं बता दूं, मोस्टली इनका यूज कम होता है, लेकिन फिर भी ये आइडेंटिटीज हैं, हम लोग इनका जरूरत पड़ने पे यूज कर सकते हैं। गॉट इट? ओके। देन आफ्टर टी रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स, एलाइड एंगल्स का मतलब क्या है? नो डाउट 90 प्लस का कॉन्सेप्ट या 90 माइनस का कॉन्सेप्ट, 180 प्लस का कॉन्सेप्ट, 180 माइनस का कॉन्सेप्ट। इस टेबल को हम लोग देखेंगे और शायद आपकी जो क्वेरी थी वो यहां पे खत्म हो जाएगी। सबसे पहले sin माइनस थीटा, मान लीजिए मैंने लिखा sin माइनस 30 डिग्री, sin माइनस 30 डिग्री मींस जो भी 30 डिग्री की वैल्यू है उसके आगे हम माइनस का साइन लगा सकते हैं, यानी sin माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस sin थीटा। इसके बाद में cos माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम लोग देखें तो यहां से देख सकते हैं, कहां से, ये जो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया था। बाकी फर्स्ट जो लाइन है इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम को ना भी कंसीडर करें तो बड़ी इजीली याद रह जाती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे sin 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा। sin 90 माइनस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और sin थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस का होता है, अल्टीमेटली ये प्लस रहेगा। फर्दर हम बात करें cos 90 माइनस थीटा, रेसिप्रोकल है, अगेन क्या है? sin थीटा है, और ये भी चूंकि हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा। देन tan 90 माइनस थीटा रेसिप्रोकल हो जाएगा, cot थीटा हो गया, और cot थीटा हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज ऑफ tan lies in first quadrant and all ratios are positive। ये बात समझ में आ गई? तो यहां मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमें ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको कंसीडर ना करके जो हमारा इनिशियल था इसको कंसीडर करना है जब भी आप ऑल सुगर टू कॉफी की बात करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट लाइन हम लोग देखें sin 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस थीटा cos होगा, और ये किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? sin 90 प्लस थीटा, यानी यहाँ ये साइन है हमारा, साइन है तो ये रिजल्ट हमारा पॉजिटिव होगा। फर्दर देखें cos 90 प्लस थीटा, cos सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव है, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा आएगा। फर्दर हम बात करें tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा क्या होगा? cot थीटा होगा, और चूंकि यहाँ पे tan हमारा नेगेटिव है इसलिए माइनस cot। Have a doubt? That is the concept regarding to। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे sin 180 माइनस थीटा की। sin 180 माइनस थीटा gives us sin थीटा। sin 180 माइनस थीटा कहाँ होगा हमारा? अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा हमारा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये रिजल्ट भी हमें sin थीटा क्या मिलेगा? पॉजिटिव। फर्दर हम बात करें cos 180 माइनस थीटा की। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, cos हमारा यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, तो हमारा क्या होगा? माइनस cos थीटा। अगेन समझें इस बात को कि जो हमारा रिजल्ट है उसको हमें कंसीडर नहीं करना, हमें कंसीडर करना है जो हमारी इनिशिएटिव वैल्यूज हैं, उनके टी रेशियोज को देखना है कि पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। गॉट इट? फर्दर हम लोग बात करें 180 प्लस थीटा की। जस्ट अ मिनट, 180 प्लस थीटा की। 180 प्लस थीटा क्या है? कहां जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो हम लोग क्या दे सकते हैं? 180 प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा, बिकॉज ऑफ हियर साइन इज नेगेटिव। tan और cot को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होना है, तो अगर tan या cot की कोई बात करेंगे तो हमारा पॉजिटिव आएगा, साइन की बात करेंगे, cos की बात करेंगे, cosec की बात करेंगे, sec की बात करेंगे, तो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव। हैव डाउट? दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू। फर्दर हम देखें cos 180 प्लस थीटा।
cos 81 प्लस थीटा कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, cos हमारा कैसा होता है? यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो वैल्यू हमारी आएगी माइनस cos थीटा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें 0 से 90 के वैल्यू सारे याद हैं तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी क्वाड्रेंट में हमारा आ रहा हो। समझ बेटा, सारी टेबल हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये हमें जरूरत पड़ेगी स्पेशली मैथमेटिक्स में तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स में भी जरूरत पड़ेगी। ठीक, चलिए आगे मैं यहाँ और कुछ उठा लेता हूं, जैसे साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा बोले तो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा है? नेगेटिव साइन लिए हुए, तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? आर यू गेटिंग दिस? ओके, अब मैं आपकी बात को यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। वैल्यूज ऑफ सेक एंड कोसेक कैन नॉट बी न्यूमेरिकली लेस देन 1। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है? न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, कोई बताएगा? इन नंबर्स, या हम छोड़ दें क्या नेगेटिव साइन, ठीक है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट वैल्यू या मोड, तो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो मोड के लिए लिखा हुआ है। ओके, देन आफ्टर ये टेबल कंसीडरेशन में लेने के बाद हम लोग बात करेंगे या एंगल 2n पाई प्लस थीटा। 2n पाई का मतलब क्या है? 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, बोलो। n कुछ भी हो, 0 1 2 3 4 5 6, उतने ही कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गए। एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई भी वैल्यू है, सपोज मैं यहां लेता हूं 733 डिग्री एंगल की वैल्यू। अब जैसे नहीं पता हो तो कहता है कि 360 के ऊपर एंगल नहीं होता, ऐसा नहीं है। यहां से हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू किया, 360 हो गया, माइनस 360 कर दो, बचा कितना? 3 7 4, बोलो। फिर हम लोगों ने पूरा एक राउंड लगाया, क्योंकि मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है ये 473 और 360 से बड़ा है। 3 1 1 113 हो गया। हाँ बोलो, क्या बड़ा? ये वाला? चलो कोई बात नहीं, ठीक। 373 कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब ये मेरा एंगल हो गया, और जब भी मुझे यहाँ 733 को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? ऐसे ही पूरा एक चक्कर दिखाऊंगा, फिर दूसरा चक्कर दिखाऊंगा, फिर तीसरे चक्कर पे 13 डिग्री का एंगल बना दूंगा, तो ये क्या होगा? 733। ओके, एग्जैक्टली इट मे बी रिटन इन टर्म्स ऑफ 2n पाई प्लस 13, और n की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2, यानी कि 4 पाई प्लस 13। 733 may be written as 4 pi plus 30 degree. Are you getting? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जो 360 से बड़े एंगल होते हैं उनको हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे एंगल माइनस थीटा इज pre-assumed always lie in first quadrant or fourth quadrant whatever the value of theta. लिखा है whatever the value of theta, लेकिन ये भी अगेन प्री एज्यूम्ड है कि थीटा की बात कर रहे हैं तो वो हमारा 0 से 90 के बीच में ही नहीं रहेगा, और माइनस थीटा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इफ पेरेंट एंगल इज 90 और 270 देन sin थीटा चेंजेस टू cos थीटा। ये जो ऊपर पूरी पूरी टेबल थी इसका कंक्लूड क्या? पेरेंट एंगल यहाँ पे ये देखें 90 है या 270 है, 270 माइनस हो या 270 प्लस हो, 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, ये कह रहे थे पेरेंट एंगल्स। अगर पेरेंट एंगल हमारा 90 या 270 है तो हमारा sin थीटा cos थीटा में कन्वर्ट होगा। साइन कन्वेंशन हम लोगों को ऑल सुगर टू कॉफी के करस्पॉन्डिंग देना होगा। गॉट इट? फर्दर tan थीटा चेंजेस टू cot थीटा। अगर पेरेंट एंगल 90 से 90 या 270 डिग्री है तो उस स्थिति में हमारा जो tan थीटा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? cot थीटा।
वाइस वर्सा भी है, अगर cot थीटा है वो tan में कन्वर्ट होगा, अगर cos थीटा है तो वो sin में कन्वर्ट होगा। इसी तरह से sec अगर है तो वो cosec में चेंज होगा। गॉट इट? आगे if parent angle is 180 or 360 then there is no change। 40 चीजें होती थी, या तो 90 या तो 180 या तो 270 या तो 360। तो अगर 180 360 है तो हमारा पेरेंट एंगल में कोई चेंज नहीं होना, यानी साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा। और अगर पेरेंट एंगल हमारा 90 या 270 डिग्री है तो जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस भी आप लोगों को आई होप सो याद होगी। क्या था, हम लोगों ने सीक्वेंस ये पढ़ी थी ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर इसके बाद में टेन थीटा, कॉट थीटा, देन आफ्टर सेक थीटा, कोसेक। क्लियर है? ठीक। और जब रेसिप्रोकल की बात आती है तो सिंपल सा क्या होता है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक। तो सीक्वेंस अगर हम लोगों को याद है, नॉर्मली हर स्कूल में यही सीक्वेंस समझाई जाती है, सिखाई जाती है, तो सीक्वेंस अगर हम लोगों को याद है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्जन भी क्लियर है, 90 या 270 है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का एवरी डाउट। तो अगर चीजें हमें समझ आती हैं, कोरिलेशन हमें समझ आते हैं, तो रटने की जरूरत हम लोगों को जनरली नहीं पड़ती। फिर इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये असाइनमेंट मैंने आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया है, अगर आप लोग चाहेंगे तो प्रोवाइड कर देते हैं। चाहेंगे काम करना, नहीं चाहेंगे बोलिए, चाहेंगे, अच्छी बात है। तो मैं ये असाइनमेंट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर अभी मेरे पास होगा तो अभी प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज तो बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है? तो जितना भी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उसी से रिलेटेड 2-4-5 क्वेश्चंस हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे, उनको हम लोग करेंगे, नहीं होंगे तो यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए, इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में ही एडिशन फॉर्मूला, मैथमेटिक्स में आप इनका प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये आइडेंटिटीज या फॉर्मूले हम लोगों को याद रखने हैं। सारे फॉर्मूले आज ही जाकर के याद नहीं करने हैं, लेकिन चूंकि आज अभी कुछ बच्चों के स्कूल्स खुले नहीं हैं या जिनके खुल गए हैं उनमें स्पीड अभी कम है, तो आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा, अभी समर वैकेशंस आने वाली हैं, कितने दिन स्कूल खुलेगा? आज 14 तारीख हो गई, 13 तारीख हो गई, ठीक है ना? ज्यादा से ज्यादा 10 या 12 तक स्कूल खुलेगा, उसमें 5-7 छुट्टियां आ जाएंगी। तो जो समर वैकेशंस आने वाली है उसमें ये काम हम अपना आप पूरा कर लेंगे। जब नानी के यहाँ जाते हैं तो पहले से बैग लगाते हैं ना, नहीं लगाते? बोलो, लगाते। बस वही काम कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोग बेसिक प्रिपरेशंस कर रहे हैं, किसकी? फिजिक्स की। मैथ्स तो तैयार हो ही रहा है, मैथ्स के सिलेबस में सारा है ही। चलिए, मैथ्स पे मेरे को याद आ गया, मैथ्स की क्लासेस हम लोग यहाँ पे शुरू करा रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये चाहूंगा कि कुछ ट्रायल क्लासेस तो सभी लोग लेके देख लें, जिनको पसंद आता है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? नहीं पसंद आता, जहां पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, कुछ वेलकम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में एक चीज और भी होगी कि मैथ्स का सिलेबस जनरली जल्दी खत्म हो जाता है, तो फिर सीएस के लिए भी आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। सीएस की क्लासेस भी मैथ के जस्ट आफ्टर हम लोग यही कंटिन्यू करा देंगे। सीएस का सिलेबस कंपैरेटिवली कम है, वो हमारा 2-2.5 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। आर यू गेटिंग? तो जिन लोगों के पास सीएस है उनके लिए वेरी हो जाएगा। चलिए, sin a plus b, sin a cos b, cos a sin b, cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b। अभी तो मैं यही कहूंगा, सीक्वेंस देख करके आप यहां से याद कर लें या सीधे सीधे रोट मेमोरी में डाल लें। मैथमेटिक्स में आप इन आइडेंटिटीज की अगर प्रूफ पढ़ते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज आप इनको रोट मेमोरी में डालें, और रोट मेमोरी में डालने का तरीका बहुत आसान सा होता है। इनको लो, अपने बोर्ड पे लगा लो। कितने लोग हैं जो टेबल चेयर यूज करते हैं पढ़ने में? रेज योर हैंड्स। और बाकी लोग क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? बेड। जल्दी बोलो। हाँ, बेड यूज करते हैं। कहीं ना कहीं लेथार्जिक होते हैं बेड यूज करने वाले लोग, ठीक? तो ये मेरी सलाह है कि आप लोग टेबल चेयर यूज करें। अगर टेबल चेयर यूज नहीं करना चाहते, बेड पे ही पढ़ना चाहते हैं, तो
एक चौकी बनवा लें, अपने सामने चौकी रखें और चौकी पे लिखें या पढ़ें। वैसे बेड पे नहीं बैठना चाहिए, सोफे पे भी नहीं बैठना चाहिए, ऑलवेज आप लोगों को टेबल चेयर पे ही बैठ के पढ़ना चाहिए, ठीक है? ये मेरी सलाह है, बाकी आप जैसा चाहें। tan a plus b का फॉर्मूला tan a plus tan b 1 minus tan a tan b। तो ये फॉर्मूले लेकर के आप अपने कहाँ लगा लेंगे? स्टडी टेबल पे लगा लेंगे। जितने बार भी बैठते हैं, जितने बार भी उठते हैं, जिस समय आप मैथ्स कर रहे हैं या फिजिक्स कर रहे हैं उस समय नहीं देखेंगे यहाँ से फॉर्मूला, क्या समझे? कब देखेंगे? जब आप टेबल पे, टेबल का मतलब चेयर पे, कभी ये मत कहना सब टेबल पे तुम बैठते नहीं, कभी चेयर पे जब भी बैठते हैं तब फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, जब वहां से उठते हैं तब फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। अगर आपने एक सप्ताह भी ये काम कर लिया तो ये आपके अपने हो जाएंगे। गॉट इट? चलिए, टेबल चेयर यूज नहीं करते तो वो अपने गेट पर लगा लें या जहां भी कन्वीनियंट समझते हैं, ठीक? और अगर शीशा ज्यादा देखते हैं तो शीशे पे लगा लें। पुटिंग b equals to a, ये जो तीन एडिशन के फॉर्मूले हैं, अगर इनमें मैं a के बराबर b डाल दूं या b के बराबर a डाल दूं, यानी b को a से रिप्लेस कर दूं या a को b से रिप्लेस कर दूं, तो इनकी शॉर्ट फॉर्म मेरे पास ये बन जाती है 2 sin a cos a, आर यू गेटिंग? या cos 2a या tan 2a, ये आइडेंटिटी मेरी बन जाती है। तो अगर तीन ऊपर की याद हो गई तो नीचे की तीन फिर याद रखने की जरूरत नहीं है। स्पेशली इन मैथमेटिक्स क्या करेंगे? जैसे ही कॉपी मिलेगी, ऊपर वाली आइडेंटिटी जो याद है उनको पीछे लिख लेंगे रफ में और बाकी की तीन बना देंगे। नहीं समझे? भाई 15 मिनट मिलते हैं ना पेपर पढ़ने के लिए या जो एंट्रीज करने के लिए मिलते हैं, उस समय में आप ये कर सकते हैं, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे। जनरली होता है कि तीन जो याद है ये तो रिकॉल हो जाती हैं, लेकिन जो याद नहीं है वो हमें रिकॉल नहीं हो पाती, और जब रिकॉल नहीं हो पाती तो उसके लिए क्या करें हम? लिखें। चलिए, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं बाद में प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद डिफरेंस फार्मूला। अब यहाँ क्या देखते हैं? a माइनस बी का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? a माइनस बी का। तो a माइनस बी के कॉन्सेप्ट में sin a cos b माइनस cos a sin b, अगेन नोट मेमोरी में डालना है आप लोगों को। सीक्वेंस है, sin है तो sin cos cos sin, cos a माइनस b, cos की आइडेंटिटी में cos cos sin sin, उल्टा भी हो रहा है, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ प्लस हो रहा है cos की आइडेंटिटी में। इसका यहाँ भी देखें, cos की आइडेंटिटी में यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो रहा है। तो आप इनमें कोरिलेशंस भी डेवलप कर सकते हैं और उन कोरिलेशंस के बेसिस पे भी आप इनको याद कर सकते हैं। देन आफ्टर देखिए, कोरिलेशन बना करके आप याद करते हैं तो ये याद करना है, और बिना कोरिलेशन के याद करने हैं तो वो रटना है। रटने में या याद करने में दोनों में फर्क है। मेमोराइज एंड रूट मेमोरी, बोथ ऑफ थिंग्स आर डिफर। बात करें हम डिफरेंस फार्मूले के, तो तीन ही होंगे, इनमें ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। a के बराबर b डाल देंगे या b के बराबर डाल देंगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो आप समझते हैं क्या होगा? भाई sin 0 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1 और tan 0 की वैल्यू इंफिनिटी। गॉट इट? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला sin a plus b plus sin a minus b, दोनों साइन के हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये हमें मिल जाएगा 2 sin a cos b। इसका जो प्रूफ है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का बड़ा आसान सा है। sin a plus b sin a minus b, दोनों आइडेंटिटी यहां ऊपर से उठाओ, ये उठा लो sin a plus b की आइडेंटिटी और ये नीचे से उठा लो sin a minus b की आइडेंटिटी, दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, आपको ये रेट मिल जाएगा। कहने का मतलब अगर तीन आपको याद हो गई तो आप सारी की सारी आइडेंटिटी बना सकते हो। लेकिन फिर समझ लीजिए, सीबीएसई में तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले 15 मिनट आपको मिलते हैं जिसमें आप ये सब काम कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। लेकिन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना करने का टाइम नहीं मिलता। तो जितना आपके दिमाग में होगा, जितना आपकी मेमोरी में पड़ा होगा, या जितना आपने कोरिलेट करके फॉर्मूलों को अपने पास रखा हुआ होगा, उतना जल्दी आप क्वेश्चन अपना सॉल्व कर पाएंगे। ये बात हम लोगों ने यहाँ डिस्कस की भी थी, पहले भी की थी, आज फिर कर रहे हैं। सीबीएसई का जो एग्जामिनेशन है वो एक तरीके से छलावा है। पास हो जाते हैं, मार्क्स ले आते हैं, सारे ले आते हैं, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? आप 12th के बाद कहीं भी एडमिशन लेने जाएंगे, आपको एंट्रेंस एग्जाम से दोबारा से देना है, और वो एंट्रेंस एग्जाम एक तरीके से ऐसा एग्जाम होता है जिसमें घोड़े घोड़े सारे अलग हो जाते हैं और गधे गधे सारे अलग हो जाते हैं। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक,
तो कहीं ना कहीं आज से ही हम लोगों को अपने दिमाग को प्रिपेयर करके रखना है कि हम सीबीएसई का एग्जाम तो देंगे ही देंगे, क्योंकि जब तक वो सर्टिफिकेट हमारे हाथ में नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम का कोई मीनिंग नहीं है। क्या मजेदार बात है, ठीक है ना। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम देना है तो उसके लिए हमें उस हिसाब से पढ़ाई भी करनी है, गॉट इट। वरना तो बड़ा एक शॉक सा लगता है, झटका सा लगता है कि हम लोग पूरे 2 साल पढ़ते रहते हैं, सीबीएसई के फाइनल एग्जामिनेशन में मार्क्स आ जाते हैं, और जब मार्क्स आते हैं तब हमें पता लगता है कि अरे अब एडमिशन के लिए तो मैं फिर दौड़ना है, फिर दोबारा से एग्जाम देना है। तो मेंटली हम लोगों को अभी से प्रिपेयर होना है और थोड़ा 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 हम लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, तो 2 साल में प्रॉपर हो जाता है काम। चलिए, इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे साइन सी प्लस डी की। अगर ये a प्लस बी को हम c कंसीडर कर लें, a माइनस b को d कंसीडर कर लें, तो देखो यहाँ प्रूफ का भी तरीका दे रखा है। यहाँ से हमें a इक्वल्स टू c प्लस डी बाई 2 मिल जाएगा और b इक्वल्स टू c माइनस d मिल जाएगा। तो ये जो ऊपर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले थे वो हमारे कुछ इस फॉर्म में बन जाते हैं। अब अगर मैं इन फॉर्मूलों की जरूरत की बात करूं तो मुझे लास्ट यूनिट में जरूरत पड़ने वाली है। जब मैं 11th पढ़ा रहा हूँगा, फिजिक्स की जो लास्ट यूनिट होगी जहां मैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ूंगा, स्टेशनरी वेव्स पढ़ूंगा, बीट फॉर्मेशन पढ़ूंगा, बिल्कुल लास्ट में जाकर के, यानी ऑलमोस्ट जनवरी, वहां जाके हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आज हम लोग इसको डिस्कस करना है, ठीक है। हो सकता है मैथ्स में आपको जल्दी जरूरत पड़े यार। इसके बाद में साइन कोसाइन फॉर्मूले फॉर ट्रायंगल। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है a अपॉन साइन a, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c, ये a b c साइड्स हैं और कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C क्या है, एंगल्स हैं, ठीक है। ये किस तरीके से आपस में रिलेट होते हैं कुछ बच्चे हो सकता है जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो अब जान जाएंगे। ये सारी चीजें जो हम लोग यहाँ पे 10 दिन में या 15 दिन में खत्म कर देंगे, मैथमेटिक्स में कम से कम 4 महीने लगने वाले हैं। बात चल रही थी हमारी किसकी, हाँ जी, कोई भी ये ट्रायंगल ले लीजिए, किसी भी तरह का हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, किसी भी तरह का एंगल हो सकता है। अगर मैं इनको कहता हूं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, नॉर्मली एंगल ए को लिखता हूं मैं ये साइन सी ए बी। एंगल अगर मेरे को बी लिखना है तो एंगल ए बी सी। एंगल अगर मेरे को सी लिखना है देन बी सी। कीप इन माइंड whenever you are going for nomenclature of angle, always you have to travel anti-clockwise, never clockwise. कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी क्लॉकवाइज चल देते हैं, कभी एंटी क्लॉकवाइज चल देते हैं, कहते हैं जी नाम तो एक ही है, बीच में ही तो आ रहा है एबीसी। ऐसा नहीं, हम लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम ट्रैवल करेंगे क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास में कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल को नाम दे रहे हैं, भैया एंटी क्लॉकवाइज नाम दीजिएगा। कुछ बच्चे इसी ट्रायंगल को ए बी सी लिख सकते थे, गलत नहीं है लेकिन सही भी नहीं है। फर्दर बात करें हम लोग कोऑर्डिनेटर की, यहां भी अगर मैं नाम दे रहा हूं कहीं से भी शुरू कर सकता हूं, किसी भी वर्टेक्स से शुरू कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने ए यहां से शुरू किया तो एंटी क्लॉकवाइज ही मेरे को बढ़ाना है, बी सी डी। कुछ बच्चे तो मजेदार सा नाम देते हैं, कैसे देते हैं, ए बी सी, ना क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये तो एब्सोल्युटली गलत है, ये तो फंसा देगा आपको, समझ रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ते हैं आप लोग मैथमेटिक्स में। मान लीजिए आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज कंसीडरेशन में लेना है, नाम कहीं से भी शुरू कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ध्यान से समझेंगे इस बात को। आप लोग अब तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ के आए, टिग्नो भी पढ़ के आए, ज्योमेट्री भी पढ़ के आए, क्या किसी ने इस बात को बताया, नहीं बताया ना, बताया था, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कूल है आपका, या उन स्कूल टीचर को आप इंक्लूड कीजिए जिन्होंने बता दिया, ठीक है। टीचर बहुत लोग बन जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक लैक होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती या प्रॉपर पढ़ के नहीं आए होते। मैं बुराई नहीं कर रहा किसी टीचर की, लेकिन जो चीज फैक्ट है वो बतानी चाहिए। गॉट इट, बढ़े आगे, चलिए
छोटी सी बात हम बताने वाले थे और उस छोटी सी बात में कुछ बातें और निकल के आ गई, तो हम लोगों ने यहां डिस्कशन कर लिया। देखिए कैपिटल जितने भी लेटर्स होते हैं उनसे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्मॉल एंगल होते हैं, तो स्मॉल लेटर्स होते हैं जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, जो भी कुछ लेना चाहें आप, डजंट मैटर। ए के सामने वाली आर्म ए, बी के सामने वाली आर्म बी, और सी के सामने वाली आर्म स्मॉल सी। इसमें आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा होगा, ये कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी। ये बात समझ में आ गई? अब अगर आपको साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन चाहिए तो ये रहा जी रिलेशन। ठीक, कोई भी पेयर ले लो, 1 2 3 4, 4 में से 3 चीजें अगर आपको पता है तो चौथी पता लग जाएगी। 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 चीजें पता है तो चौथी पता लग जाएगी। या फिर ये और ये पेयर ले लो, इनमें से कोई भी अगर आपको 3 चीजें पता है तो चौथी पता। हैव इट आउट। चलिए अब हम जरा इसकी बात, ये क्या है बोलिए, क्या है भैया? ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है ये? पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़ के आए हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के आए हैं किसके लिए? बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। वो सबको याद है, हमको भी याद है। ए बी सी, सी स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ जी चलो, ए स्क्वायर प्लस, अगर ये नहीं है तो मान लीजिए मेरा ट्रायंगल ये वाला है, ये नहीं है। अब ये बी है और ये ए है। इसके अकॉर्डिंग नाम मैंने नहीं लिया है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं नाम की बात करता हूं तो ये ए है, ये कोई भी ले सकते हो बीसी में से, बी है और ये सपोज सी है। चूंकि मेरे को एंटी क्लॉकवाइज लेना था इसलिए मैंने इसको करेक्ट कर दिया। गॉट इट? इसमें अगर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसमें अगर मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, समझ आ गई बात? बाकी मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। अगेन मैं छोड़ रहा हूं इसको, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं छोड़ रहा हूं, मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। ठीक है? अगर ये मेरा इस तरीके का नहीं है, ऐसा है, राइट एंगल यहां बन रहा है, ये वाला जो एंगल है ये मेरा क्या है? बी है। हैव डाउट? तो अगर इस तरीके का मेरा ट्रायंगल है तो मैं यूज करूंगा, ठीक। इसी तरह से हम लोग सी स्क्वायर की बात करते हैं, जहां भी जैसा है एंगल्स के करस्पॉन्डिंग हम लोग लेंगे। बहुत ज्यादा आगे डिटेल में नहीं जा रहा हूं, जाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि ये कहीं से घूम के नहीं आए, ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के एक्सटेंशन है। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है फिजिक्स में, लेकिन यहां दे रखा है हमने। इसकी जरूरत हम लोगों को कहां पड़ेगी बताऊं मैं? यहां की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को 12th के फर्स्ट चैप्टर में। ये तो पूरा मैथमेटिक्स है जो 11th 12th में यूज होने वाला है, वो सारा का सारा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 12th में तो जाना है ना, जाना है तो ध्यान में रखना है अभी से। इसका एक फायदा और भी है, जिन लोगों के पास मैथमेटिक्स है, जब वो मैथ्स की क्लास ले रहे होंगे तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को थोड़ा और केयरफुली पढ़ेंगे, जिससे कि फिजिक्स में कोई आगे दिक्कत ना आए। बट इट, चलिए साहब, एरिया ऑफ ट्रायंगल सब लोग जानते हैं, किसका फॉर्मूला है? हीरो या हीरोन, ठीक है। जनरली हम लोग उसको हीरो कह देते हैं, लेकिन वो कौन है? गॉट इट? लॉगरिथम, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को मैथमेटिक्स में अब कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जरूरत भी नॉर्मली फिजिक्स में नहीं पड़ती, मैथ्स में पड़ेगी नहीं, लेकिन बड़ा पावरफुल टूल है, केमिस्ट्री में जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसकी ब्रीफिंग जरूर करेंगे। केमिस्ट्री वाले सर आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं वहां कहीं कुछ दिक्कत है तो आप यहां बता देंगे, 2-3 क्लास देकर के लॉगरिथम पूरा करा देंगे। ठीक है भाई, ये टीम वर्क है,
अगर मुझे आईआईटी में क्या चाहिए, एडमिशन चाहिए, एआईबीएम में मेरे को एडमिशन चाहिए, या मेरे को सीबीएसई में अच्छा स्कोर करना है, तो मुझे फिजिक्स भी पढ़नी होगी, केमिस्ट्री पढ़नी होगी, मैथ्स भी पढ़ना होगा या बायो भी पढ़नी होगी। अगर एक सब्जेक्ट मेरा बहुत अच्छा हो गया, बाकी के लैग कर गए तो प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हैं? तो मान लीजिए केमिस्ट्री लैग कर रही है लॉग की वजह से, तो कहीं ना कहीं पूरा रिजल्ट अफेक्ट होगा। केमिस्ट्री वालों के साथ कई बार एक दिक्कत और भी होती है, दो ग्रुप होते हैं, आप लोग जानते होंगे, PCM और PCB, यही दो ग्रुप होते हैं। अब अगर PCB कोई करके आया है, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो नो डाउट प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? अगर वो केमिस्ट्री का टीचर है PCB वाला, दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि उसने मैथ्स बहुत पहले छोड़ दिया, ईमानदारी में 10वीं में ही छोड़ दिया। कुछ ही स्कूल्स में तो फैसिलिटी है PCM की, बोलो नहीं समझे? इसी तरह से फिजिक्स। अब जनरली पेरेंट्स या बच्चे, ये तो बहुत बात की चीज है, ये भी नहीं देखते कि जहां हम पढ़ने जा रहे हैं वो टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, नहीं देखते, जबकि देखना चाहिए। एक ऐसा बंदा जिसके पास PCM था, फिजिक्स पढ़ा रहा है, उसकी फिजिक्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगी बिकॉज ऑफ देयर इज अ मेजर रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। एक ऐसा बंदा जो PCB ग्रुप का है और फिजिक्स पढ़ा रहा है, मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं, आप लोग खुद महसूस करेंगे, अभी से बता दे रहा हूं, और शायद इसीलिए मैथमेटिक्स पहले पढ़ा रहा हूं। क्या होगा सर कुछ दिन बाद, जब आप PCB ग्रुप लेकर के कहां आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, टीचर बनने की कोशिश करेंगे, फिजिक्स आपको दुखी करेगी, ठीक है ना? तो अगर PCB ग्रुप है तो केमिस्ट्री और फिजिक्स कंपैरेटिवली थोड़ा सा लैग कर जाते हैं। PCM है तो ये मैथमेटिक्स यहां भी हेल्प कर रहा होता है, यहां भी हेल्प कर रहा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स द कांसेप्ट, ठीक है भाई? चलिए अब बात कर रहे थे हम लोग लॉगरिथम की। लॉगरिथम क्या है समझिए। जब तक हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मैंने एक सेंटेंस यहां पे डाला कंडीशनल, क्या? जब तक हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था और कंप्यूटर नहीं था, तब तक कैलकुलेशंस करना बड़ा मुश्किल काम था। कुछ कैलकुलेशंस लिखता हूं, 325965302335 मल्टीप्लाइड बाय 393499, जो भी कुछ मन में आ जाए लिख लो। करने में कितना टाइम लगेगा? नो डाउट बहुत ज्यादा लगेगा। कुछ अगर मैंने इसमें ऑल लेटर्स लगा दिए, कुछ डिजिट्स और लगा दिए, तो इम्पॉसिबल भी हो सकती है, बोलो नहीं। ऐसे डिवीजन की बात है, अगर डिवीजन भी मेरे को बहुत लंबा मिले तो मैं नहीं कर सकता, या मुझे परेशानी होगी या नहीं होगी? इसी तरह से अगर आपसे कोई कहे 273 टू दी पावर 3/4, छोटा है, हो सकता है करने की कोशिश करो, ठीक? लेकिन अगर कोई इसको कह दे 179/343, भाई अब देखो, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो नेचर से क्या डाटा निकल के आ पाएगा किसी को नहीं पता। उसी डाटा को हम लोगों को एनालाइज करना है, जरूरत पड़ सकती है, बस। तो जब तक कैलकुलेटर्स नहीं थे, हालांकि अभी भी कैलकुलेटर से ये करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, अभी भी कंप्यूटर हेल्प करता है। तो बेसिकली इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए ये लॉगरिथम का कांसेप्ट है, ठीक है? लॉग में क्या होता है कि जो मल्टीप्लिकेशंस होते हैं उनको तो हम लोग कन्वर्ट करते हैं एडिशन में, जो डिवीजन होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन में, जो एक्सपोनेंट होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं किसमें? मल्टीप्लिकेशन। और ये कन्वर्जन पॉसिबल है किसकी हेल्प से? कुछ टेबल्स की हेल्प से, कुछ रेडी रेकनर्स की हेल्प से, ठीक है? कुछ रेडी रेकनर्स हमारे पास होते हैं, उनको लेकर के हम लोग आगे काम, ठीक है? देखिए करें क्या, पहले कुछ फॉर्मूले हम लोग यहां डिस्कस करना चाहेंगे। मान लीजिए मेरे पास में m × n है, तो मैं इसको लिखता हूं log
m प्लस log n। पहला फॉर्मूला, मान लीजिए m डिवाइडेड बाई n है, तो मैं इसको लिखता हूं log m माइनस log n। ये log भी दो तरह का होता है, एक एक्सपोनेंट बेस होता है और एक बेस 10 होता है। वो भी आगे हम लोग समझेंगे कि एक्सपोनेंट बेस क्या होता है और log बेस 10। डोंट बी हिप्नोटाइज, हम लोग एक ब्रीफिंग यहाँ पे ले रहे हैं। log क्या होता है? log जब हमारे मैथ्स के सिलेबस में था पूरे 3 महीने लगते थे, सिर्फ log पढ़ने में 3 महीने लगते थे जब हमारे सिलेबस में था। तो 3 महीने का काम 1 या 2 या 3 क्लासों में नहीं हो सकता, आप लोग सब समझते हैं। लेकिन एक ब्रीफिंग हम लोग ले रहे हैं, हमें ये पता लग जाएगा कि log होता क्या है, इससे हम डरेंगे। जरूरत भी फिजिक्स में जनरली नहीं पड़ेगी, आपको केमिस्ट्री में पड़ेगी। चलो अगला, m टू द पावर n, एक्सपोनेंट आ गया, दैट इज n log n। कुल मिलाकर के 3 फॉर्मूले हैं, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, एक्सपोनेंट। ये तो बात है। ये तीनों फॉर्मूले हमने आपको दे रखे हैं यहाँ पे, ये दे रखे हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर लॉगरिथम, log mn बेस a। बेस मैंने छोड़ा हुआ है, 2 तरीके का बेस होता है, एक log बेस 10 और एक log बेस e। ठीक है, ये चारों फॉर्मूले क्लियर हो गए आप लोगों को। इसके बाद में ये बेस चेंज फॉर्मूला, log बेस a m इक्वल्स टू log बेस b m मल्टीप्लाइड बाई log बेस a b। झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, log का बेस चेंज करने की जरूरत आपको कहीं भी नहीं पड़ेगी। आपको ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन थी तो यहाँ पे डाल रखिए। ठीक है भाई, फर्दर इसका यूज कैसे करते हैं, लॉगरिथम टेबल कैसे देखते हैं, ये सब अगर जरूरत कहीं महसूस करते हैं आप तो मुझे बताएंगे, मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जरूरत नहीं पड़ती है तो बस log क्या होता है ये बात मैं से हम आगे बढ़ते हैं। गॉट इट? ग्राफ्स ए वेरी पावरफुल टूल इज देयर। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। एक एग्जांपल आपको दिया था कि मान लीजिए हम कश्मीर गए घूमने और वहां से आकर के क्या कर रहे हैं, अपने नानी को, अम्मा को या व्हाटएवर सो किसी फ्रेंड को वहां की सारी बात बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों तीनों तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए हम बोल के उनको कुछ बता रहे हैं स्टोरी की फॉर्म में। दूसरा हो सकता है कि हम फोटोग्राफ्स वहां से ले आए, वो दिखा रहे हैं, साथ में कुछ थोड़ा थोड़ा बता भी रहे हैं। तीसरा हमारा वे हो सकता है कि हम वीडियो ले आए। तो देखिए वीडियो तो देना पॉसिबल नहीं है 11th या 12th के स्तर पे, है भी तो कहाँ है, जब आप बायो का प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो बायो के प्रोजेक्ट में कुछ वीडियोस आप लोग असेंबल करते हैं, लगाते हैं कहीं से, कुछ उसका आगे पीछे लिखते हैं और सीडी बना करके दे देते हैं कि साहब ये है हमारा प्रोजेक्ट। 12th या 11th लेवल पे फिजिक्स या केमिस्ट्री में भी आप अपना वीडियो की फॉर्म में प्रोजेक्ट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपनी कॉपी में नहीं लगा सकते। जो 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी पेपर होता है उसमें नहीं लगा सकते, लेकिन उसमें ग्राफ बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन, graph as well as diagrams is a most popular as well as most important tool to represent our thoughts। हमारे अंदर दिमाग में क्या चल रहा है उसको हम ग्राफ की हेल्प से या डायग्राम की हेल्प से आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी आपको स्पेसिफिक फिजिक्स का या बायो का कॉन्सेप्ट मिलता है, कोई पेपर मिलता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए डायग्राम्स दें। ठीक है, छोटे क्वेश्चंस में डायग्राम में थोड़ा टाइम हमारा लगता है, इसलिए छोड़ सकते हैं 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में। लेकिन जितने भी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते हैं या 5 मार्क्स के होते हैं, मैं ये चाहूंगा अकॉर्डिंग टू नीड उसमें आपको डायग्राम जरूर देना चाहिए और प्रॉपर लेबल करके देना चाहिए, स्पेशली इन फिजिक्स एज वेल एज इन बायो। ठीक है, तो उसी डायग्राम का एक छोटा सा पार्ट है हमारा क्या, ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका होगा, इक्वेशंस का होगा। लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ के आए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, y equals to mx where m is the slope of line, also you may write here m equals to y over
अगर पर्टिकुलर इस डायग्राम की मैं बात करूं तो ये हो गया y की वैल्यू और ये हो गई x की वैल्यू। ये थीटा मेरा क्या हो गया, tan थीटा। यही तो स्लोप है, यही स्लोप है, तो क्या हो गया m, और ये किसके बराबर है, y ओवर। हैव डाउट? अगर मेरी इक्वेशन बहुत छोटी सी है, क्या y mx के टर्म्स में है, तो हमेशा वो ग्राफ मेरा ओरिजिन से जाएगा। आर यू गेटिंग नॉट? हमेशा कहां से जाएगा, ओरिजिन से। दूसरा भी देख लीजिए, दैट इज y mx प्लस c। y की वैल्यू में c आ रहा है, वैल्यू किसकी है, y की। c क्या है, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो स्लोप तो रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, लीनियर इक्वेशन है, स्लोप ही रहेगा, लेकिन वो यहां से मिल जाएगी। ये यहां पे हम लोगों को इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट दे रखा है, क्योंकि ये y की वैल्यू में था c, इसलिए ये वाला जो है ये इंटरसेप्ट है और c की वैल्यू है। आर यू गेटिंग और नॉट? ये बात हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो इसको 2 बार 3 बार 4 बार पूछ के समझ लेना चाहिए। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन में से छोटा पार्ट तोड़ लेना, काट लेना, इंटरसेप्ट। ठीक है, दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। अगला हम लोग बात करें y mx minus c, it means intercept must be at a negative axis because of it is minus c, intercept is there y axis के नेगेटिव पे। गॉट इट? स्लोप कहीं से भी निकाल दो, ये पैरेलल एक्सिस हम लोगों ने यहां पे ड्रॉ किया, यहां एंगल निकाल दिया, ऑल्सो यू मे गो फॉर हियर, ये भी तो एंगल थीटा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। m की वैल्यू अभी भी यही है, tan के टर्म्स में ही है। Exactly all of these parts of mathematics again, लेकिन ये हमारे लिए फिजिक्स पढ़ने के लिए बड़ा एसेंशियल पार्ट है, इसलिए हम लोगों को इसे सबसे पहले पढ़ लेना चाहिए। और यू आर लकी, या आप लोग अवेयर हैं, आपकी मेहनत है कि आपने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया। बच्चे तो अभी और भी आएंगे, लेकिन हम लोग ये सब नहीं करा पाएंगे जहां से रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर देंगे। गेटिंग दिस और नॉट? चलिए, इसके बाद हम लोग यहां बात कर रहे थे, ये हो गया था, प्लस सी का हो गया था, माइनस सी का भी हो गया, समझ में आ गया। देखिए यहां आपको एक इक्वेशन और मिल सकती है। मान लीजिए x इज इक्वल्स टू, अच्छा ये दूसरी है, कोई बात नहीं, मैं इसको देख के कंफ्यूज हो गया था ना कि मैंने भैया ये निशान कहां लगाए थे। नीचे की स्लाइड चेंज हो गई और बोर्ड वही रह गया। चलो अगला ग्राफ हम लोग देखें, y इक्वल्स टू mx माइनस c, माइनस c है इंटरसेप्ट, नेगेटिव एक्सिस पे गया। यहां देखिए माइनस m, माइनस m का मतलब माइनस का tan थीटा, बोलो। लाइन मेरी जो ऐसे थी उल्टी हो गई, यानी माइनस का थीटा कब होता है, 90 प्लस में। ये एंगल देखें यहां पर थीटा बन तो x एक्सिस के साथ ही रहा है, x एक्सिस से अलग नहीं हुआ, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है। 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है तो क्या होगा, मेरा स्लोप नेगेटिव में आ जाएगा। स्लोप नेगेटिव में आ जाएगा तो मेरी जो लाइन ऐसे थी वो ऐसे हो जाएगी। गॉट इट? फर्दर y का इंटरसेप्ट प्लस c है तो y एक्सिस पे ही होगा इंटरसेप्ट, ये रहा c। बोलो बोलो, समझ आ गया ना? रिटन फॉर्म में आपके पास, सबके पास नोट्स हैं, आज ही जाके घर पे एक बार इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है? अगर इन केस किसी के पास में बुक भी है तो नॉर्मली जितनी हेल्प बुक होती है सब में आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो आप लोग वहां से हेड कर सकते हैं। यहां मैंने बिल्कुल ब्रीफिंग दी हुई है आप लोगों को, बड़े काम की चीज दी हुई है, ठीक है? आगे बढ़े। बाकी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारा ये सब कुछ खत्म होगा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन, तो बुक हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे आपको। फिर भी अगर आपके स्कूल वाले कहते हैं कोई पर्टिकुलर बुक खरीद लो तो आप फ्री हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहीं से देखिए थोड़ा सा ब्रेन को अगर हमें एक्सरसाइज देना है, ब्रेन को एक्सरसाइज देना है, तो हम इस इक्वेशन को किसी को भी एक को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं x = mx - c लिखता हूं, तो वो मेरा ग्राफ कैसे होगा? सॉरी, घर पे बना के देखेंगे एक बार, इसमें क्या बात है? बोलो। नो डाउट x के साथ इंटरसेप्ट है, नेगेटिव एक्सिस पे है, तो मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, इंटरसेप्ट यहां नहीं आएगा, ठीक है? सबसे बड़ी पहचान यही है। स्लोप तो बाद की बात है, एक तो स्लोप की बात है, तो स्लोप पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो एंगल मोर देन 90, स्लोप अगर मेरा पॉजिटिव है यहां m तो लेस देन 90। दूसरी बात इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट यहां पे x एक्सिस पे है और नेगेटिव है, तो x एक्सिस नेगेटिव यही होता है और तो कहीं होता नहीं। तो अब आप ये ग्राफ बना के देखेंगे। Got it or not it? Okay. Then we are moving towards next. देखिए ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए होता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी एक लिमिटेड फॉर्म हमने ली है, y² = kx, where k is a proportionality constant, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, x सिंगल पावर में है, y डबल पावर में है, ये दो बात है। अब क्या कर सकते हैं, इनमें एक हमारा वेरिएबल है और दूसरा उसका रिजल्ट है, ऐसे कह सकते हैं एक कॉज है और दूसरा इफेक्ट है। आप ये टेबल बनाते थे ना कोई इक्वेशन में ऐसे करके, याद आया? आप क्या करते थे, y की वैल्यू 1 2 3 या 0 व्हाटएवर सो कुछ अपनी तरफ से रखते थे, और फिर उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकल के आती थी। ऐसा ही तो यहाँ हो रहा है, यहाँ भी कौन सी नई बात है, यहाँ कुछ नया तो किया नहीं हमने, ठीक है? यहाँ x की वैल्यू कुछ भी डालिए, k की वैल्यू आपके पास होगी, करस्पॉन्डिंग टू y मिल जाएगा। हैव डाउट? y² अगर kx है तो ये वाला ग्राफ x एक्सिस के एलोंग होगा, प्लस का x है तो प्लस के x के एलोंग होगा, x के एलोंग y, ऊपर नीचे। एग्जांपल बड़ा क्लियर सा है, y की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ऊपर, नेगेटिव वैल्यूज के लिए नीचे, और इस शेप को बोलते हैं हम लोग पैराबोला। क्या बोलते हैं? कोई इतना भी कह सकता है। ये ग्राफ भी ठीक है, ये सिर्फ y की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, ये ग्राफ भी ठीक है, सिर्फ y की नेगेटिव वैल्यूज के लिए। गॉट इट? x हमेशा इसमें कैसा है, पॉजिटिव। कंपेयर करें इसको, -k is there or you may write here x is negative, it means graph must be towards negative axis। ये नेगेटिव एक्सिस है, इसके ऊपर नीचे होगा, ठीक है? y² है, अगेन y की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ऊपर, नेगेटिव वैल्यूज के लिए। तो पैराबोला कब आता है, जब हमारी इक्वेशन कैसी होती है, क्वाड्रेटिक होती है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी तो होती थी स्क्वायर वाली, तो जब भी इक्वेशन हमारी स्क्वायर वाली होगी तो हमारा ग्राफ जो है कैसा मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा, लीनियर कभी भी नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं मिलेगा। बोलो बेटा कुछ कहना चाहते हो? तक तो नहीं है, आलस तो नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं, चलिए। Then after we are moving towards x² ky की बात हम लोग करें। देखिए साहब, यहां पे y के एलोंग होगा मेरा एक्सिस, वो ग्राफ, और y मेरा कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव y ऊपर है, इसके दोनों तरफ होगा। Got it or not it? ठीक है? इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक क्या थी, ax² + bx + c। अभी यहां c किसी में भी नहीं है, सब में 0 है, ठीक है? तो उससे मिलते जुलते ग्राफ है। पूरी इक्वेशन के ग्राफ की जरूरत भी हमें कभी नहीं पड़ेगी, मैथ्स में पड़ेगी, यहां कभी नहीं पड़ेगी, यहां इतने से काम हमारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ग्राफ हम लोग बात करें। नेक्स्ट ग्राफ क्या कह रहा है, x² = -ky। y मेरा नेगेटिव एक्सिस का है, y नेगेटिव एक्सिस है, इसके दोनों तरफ है। गॉट इट?
बात करें हम लोग y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर, इसमें भी c नहीं है, c नहीं है तो कोई इंटरसेप्ट नहीं है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो ये हाफ पैराबोलिक होगा। ऐसा ग्राफ बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप क्या करें, कोई भी वैल्यूज अपनी तरफ से पिक कर लें, जैसे यही टेबल है, ठीक है। तो आप इसमें y की वैल्यूज निकालें, x की डिफरेंट वैल्यूज डाल करके, x इक्वल टू 1 डालें, a b कांस्टेंट है, कुछ भी ले लें। मान लीजिए a आप लोगों ने 3 ले लिया, b सपोज आपने 2 ले लिया, ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है। अब x की वैल्यू आप इसमें 1 डालिए, 1 का स्क्वायर कीजिए, कितना आ गया जी, ये आ गया 3 प्लस 2 5 आ गया। तो x एक्सिस पे चलिए कितना 1, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे कितना चलेंगे 5, पहला पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, 3 और 2 तो कांस्टेंट रहेंगे, x की जगह पे आप 2 डाल दीजिए, 2 डालेंगे तो क्या होगा साहब, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4 2 जा 14। यानी जब आपको x की वैल्यू 2 मिलती है तो y की वैल्यू कितनी मिलती है 14 मिलती है। आसान तरीका वही है टेबल वाला, कैलकुलेशन बाहर करें, टेबल में कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, पर ये ध्यान रखें x एक्सिस को y ना बना दें और y को x ना बना दें। ये मिस्टेक जनरली बच्चे करते हैं, ये ध्यान रखना है, x एक्सिस की सारी वैल्यूज x एक्सिस पे नोट करनी है और y एक्सिस की सारी वैल्यूज y एक्सिस पे नोट करनी है। ओके, इसी तरह का हमें ग्राफ मिल जाएगा और ये हम लोग होमवर्क में घर जाकर के बना के देख सकते हैं। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब भी कोई इक्वेशन हम लोगों को मिलेगी तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुरंत हमारे दिमाग में आ जाएगा कि स्क्वायर वाली है तो ऐसा होगा, लीनियर है तो ऐसा होगा, प्लस का c है तो ये होगा और माइनस का c है तो ये दोनों ही जगह आपको काम आएगा, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, देन आफ्टर y equals to ax minus bx square, बिल्कुल क्लियर सा दिखाई दे रहा है, एक्सप्लेनेशन की खास जरूरत नहीं है, बना के देखना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। xy equals to constant, xy equals to constant का मतलब क्या है, xy equals to constant सपोज के ले लिया मैंने, simply x equals to k upon y, also you may write reciprocal relation is there, also you may write, doesn't matter, relation is reciprocal, whenever relation is reciprocal there is no power in any term, then always graph must be like, never it will touch to x axis as well as y axis, ये खास बात है इसकी। डिवीजन में कभी जीरो नहीं आता, आता है डिवीजन में जीरो आता है बेटा कभी, आपसे पूछ रहे हैं, हाँ जब हम डिवीजन करते हैं, कोई भी डिवीजन करते हैं तो उसमें जीरो आ जाता है कभी नहीं, रिमाइंडर में तो जीरो बचता है, ये बात तो ठीक है। डिवीजन का रिजल्ट, डिवीजन में जीरो आता है, इसका मतलब डिवीजन के रिजल्ट में नहीं। भाई एक रोटी की आधी करोगे, आधी की चौथाई करोगे, चौथाई की 1/8 करोगे, 1/8 का 1/16 करोगे, कभी जीरो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, बस यही तो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ दिया है, नेवर इट विल टच टू, बिल्कुल x एक्सिस के या y एक्सिस के आकर के पैरेलल हो जाएगा लेकिन उसको टच नहीं करेगा कभी, रेसिप्रोकल ग्राफ है। तो जब भी दो क्वांटिटीज के बीच में रेसिप्रोकल हो, कंफ्यूजन ज्यादातर बच्चे ले जाते हैं कई बार कि भैया रेसिप्रोकल है तो ये होगा, नहीं, स्लोप है इसका उल्टा, रेसिप्रोकल नहीं है, रेसिप्रोकल है तो यही इसे लगाएगा। देन आफ्टर सर्कल की इक्वेशन है, ईच एंड एवरी नो, अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, ये तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खूब पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी उस पर्टिकुलर ग्राफ की, इसकी तो बहुत जरूरत पड़ती है। देन आफ्टर हाइपरबोला, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्सपोनेंट ग्राफ y इक्वल टू e टू पावर माइनस kx, ये y को टच करेगा ही करेगा, रेसिप्रोकल नहीं करेगा, ये y को टच करेगा। अगर यही ग्राफ उल्टा हो जाता, इसमें दे नहीं रखा हमने, x इक्वल्स टू
e टू द पावर माइनस के वाई, तो ऐसी स्थिति में ये y एक्सिस को टच नहीं करेगा, x एक्सिस को टच करेगा। दोनों एक्सिस को टच करता हुआ ग्राफ कभी नहीं मिलेगा। एक्सपोनेंट है तो एक पर्टिकुलर एक्सिस हमारा टच होगा, दूसरा नहीं होगा। नो डाउट? आगे बढ़े? नींद तो नहीं आ रही? चलो, ये बात थी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। बस लास्ट का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और करा देते हैं साइन और कॉस फंक्शंस का, जिनको हम हार्मोनिक फंक्शंस के नाम से जान रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। और बाकी की जो बातें होंगी डिफरेंशियल कैलकुलस की, वो लोग करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। गॉट इट? चले, फीस के लिए आज सेकेंड डे है, सब लोगों को याद होगा। इस वीक के अंदर आप लोगों को फीस सबमिट करनी है, यानी कि कहां तक? फ्राइडे तक। तो जो लोग आज लाए हैं अभी सबमिट कर जाएंगे, नहीं लाए हैं तो वो फ्राइडे में पॉजिटिवली अपनी फीस ले आएंगे। ठीक? फ्राइडे के बाद अगर मैं ये कहता हूं कि नो फीस नो क्लास, तो बुरा मत मानना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए, साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा 0 से शुरू होती हैं। मैक्सिमम वैल्यू +1 पहुंचती है, मिनिमम वैल्यू -1 पहुंचती है। बोलो, ठीक है? साइन का फंक्शन जब भी होगा 0 से शुरू होगा, पहले प्लस में जाएगा क्योंकि 90 तक मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है। 90 के बाद 180 पे 0 आती है, 180 के बाद 270 पे -1 आती है, 360 पे फिर दोबारा 0 आती है। तो एक पूरे सर्कल का ग्राफ ही हो गया। दूसरा सर्कल यहां से शुरू हो गया, व्हाटएवर चलता रहेगा। y = sin थीटा। गॉट इट? अगर कोई इसको कह दे x = sin थीटा, देन व्हाट विल यू डू? सिंपली यू मे गो फॉर लाइक दैट। ठीक है? आगे देखें, cos थीटा। cos 0 की वैल्यू +1 होती है ना, ऑलवेज ये ग्राफ मेरा 0 से शुरू होगा तो यहां से शुरू होगा। ठीक? cos 0 की वैल्यू +1, cos 90 की वैल्यू 0, -1, अगेन +1, व्हाटएवर। तो ये दोनों ही हार्मोनिक है। हार्मोनिक का मतलब जो अपनी वैल्यूज को जस्ट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल क्या करते हो? रिपीट करते हो, नंबर 1। नंबर 2, विद इन लिमिट्स हो। लिमिट यहां पे क्या है? +1 -1, +1 -1। तो ये हमारे हार्मोनिक फंक्शंस कहलाते हैं। हार्मोनिक फंक्शंस दो ही तरीके के हो सकते हैं, साइन फंक्शंस जो 0 से शुरू होते हैं, कॉस फंक्शंस जो हमारे मैक्सिमम से शुरू होते हैं। हैव डाउट? ये सारी की सारी बातें थी। अटेंडेंस, जो लोग फोटो लाए हैं वो अभी फोटो अपना लगा देंगे, जो नहीं लाए हैं वो अगले टर्म पे ले आएंगे। अगर इन केस किसी बच्चे को फीस की कहीं कोई प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स से कहेगा, वो मुझसे मिल लेंगे। आस्था जैन, अनुराग सिंह, निपुण शर्मा, हार्दिक, नक्षत्र आप हैं, ऋषिका, चारू गौर, उत्कर्ष गोयल, ऋतिक गोयल, हरीश अग्रवाल, मान्या सिंह, ईशा गुप्ता, कुणाल, शिवानी सागर, आयुषी शर्मा, एनीबॉडी एल्स जिसका नाम मैंने ना बोला हो? ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। इस मंथ के लास्ट वीक में ना कोई दिक्कत नहीं, आप सिलेबस एक बार देख लीजिए, एक दिन बिठा के करा देंगे। ठीक है बेटा? फोटो पेस्ट करना है बेटा, आप वहीं हाँ वो है, वो कम रखा है और फाइल में अपना फोटो तो निकालो और मस्त काम करो। बेटा हाफ फीस आपने सबमिट की हुई है, कितनी? 1 मिनट में जस्ट अभी
सर वो मैथ्स में तो प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे तो आप भी कुछ करवाओ। हाँ मैथ्स के लिए मैंने दिया है ऑप्शन, यहाँ ऑप्शन दिया है। 5.5 से 6.5 करा दो ना। भाई साहब 5.5 से 6.5 नहीं हो पाएगा इसके बाद आपकी क्लास इसके जस्ट आफ्टर। चारों झेल लेगी। घर कितने दूर है? घर तो है अशोकनगर में ही, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है आने की, तुमको कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने की है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ खाना ले आओ, बीच में 5-7 मिनट का ब्रेक 5 मिनट का हो जाएगा ना। आइए बस और आइए, तो साथ फिर वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? जल्दी शुरू कर देंगे। तो मैं आपके ऊपर एक्चुअली मैं देखिए आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इस बार मेरा बेटा इस ग्रुप में है, ठीक है ना? तो मैं हर हाल में, उसके पास CS है, मैथ्स है, हर हाल में इस कोशिश में हूँ कि उसको बाहर ना जाना पड़े, और कोई घटिया टीचर मैं लेके नहीं आऊँगा। नहीं बच्चों अभी मैं आज कोई क्वेश्चन वैसे तो सारे बच्चे मेरे हैं, मगर हाँ उससे वहाँ प्रॉब्लम क्या आगे बता? बात चल रहा है, अभी मैं ही बात करके आया हूँ, पहले वो कह रहे कि नहीं हो पाएगा। अच्छा। अभी कह रहे हैं कि 7 to 8 डेज, तो आप 2 साल तो पहले पता है आपको। नहीं मेरे साथ तो प्रॉब्लम है, मुझे तो एक ही ग्रुप लेना है, दूसरा लेना ही नहीं है, मतलब प्री डिटरमाइंड है। फिर तो मैं आपके पास ये रख लेता हूँ, ये कर लेगी यहाँ पे आराम से। कोई दिक्कत नहीं। ये है कि 9 8 से 9 हो जाएगा। हाँ और उसमें एक प्रॉब्लम और भी है कि अगर CS है, तुम्हारे पास CS है बेटा? नहीं है, तो CS मेरे को CS का भी प्रोविजन होने से करा, CS भी हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, तो उसका रजिस्ट्रेशन तो प्रॉब्लम नहीं आप। हाँ वो करा देंगे, उसकी कोई चीज़ नहीं है। चलो चालू ही तो मैं मैथ पे रोसा लेंगे 8 to 9 हाँ टीचर तो चाहिए नहीं कि कोई भाई साहब मैं पहले क्या कर रहा हूँ आपको, क्या मैं कोई भी एजुकेशन, देखिए मैं तो चलो जो जैसा पढ़ाता हूँ वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मैं अपने बच्चे को, वैसे तो सारे बच्चे मेरे हैं, लेकिन जहाँ इस साल ऐसी चीज़ जुड़ रही है कि क्या मैं अपने बच्चे को अलग एजुकेशन दिलवाऊंगा, वो भी तो इसी ग्रुप में बैठा होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इन केस मैं भी देखूंगा, अगर क्योंकि सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होती है, उनकी भी क्लास रिकॉर्ड होगी, मैं खुद देखूंगा उसको, अगर मुझे कहीं लगता है तो सिंपली या तो टीचर कोई मेरे को मिलेगा तो मैं फिर चेंज करूंगा, नहीं मिलेगा तो डिस्पर्स करूंगा। हाँ तो उसके बाद या फिर अल्टरनेट आपसे रिक्वेस्ट फिर वो एक मजबूरी वाली बात, मजबूरी बात है, समझ गए सर। तो वो जो मजबूरी आपके साथ है वो मेरे साथ है, ठीक है, तो इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। वैसे तो वैसे भी चिंता नहीं करनी, लेकिन फिर भी उसमें ठीक है, मैं क्योंकि उनकी तरफ से कुछ नहीं। एक मिनट भाई साहब, जस्ट